हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। हमारा आज का लेक्चर है रोमांटिक एज। ये इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पीरियड है, जिसका टाइम पीरियड है 1798 से 1837 तक, यानी कि 1798 से 1837 तक। अब हम सबसे पहले इस एज का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन आता है कि रोमांटिसिज्म केम इन इंग्लिश लिटरेचर इन द टाइम पीरियड, दैट्स व्हाई दिस एज इज कॉल्ड रोमांटिक एज। इस टाइम पीरियड में रोमांटिसिज्म आया था, जिस वजह से इसको रोमांटिक एज कहते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि रोमांटिसिज्म है क्या। रोमांटिसिज्म इट वाज एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन यूरोप टुवर्ड द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। ये एक आर्टिस्टिक यानी कि फनकाराना, लिटरेरी मीन अदबी, इंटेलेक्चुअल मीन ख्याली मूवमेंट थी, जो कि यूरोप में आई थी 18वीं सदी के लास्ट में। इट इज़ अ टर्म डेराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड रोमांट, मीनिंग अ रोमांटिक स्टोरी टोल्ड इन वर्स। क्या एक टर्म है जो कि डेराइव्ड अखज़ की गई फ्रेंच वर्ड रोमांट से, जिसका मतलब है कि रोमांटिक स्टोरी यानी कि लव के बारे में जो स्टोरी है वो क्या वर्स की फॉर्म में बताई गई हो, यानी कि उसमें कोई राइम स्कीम नहीं हो, कोई भी ऐसे कोई चीज़ फॉलो नहीं की गई हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके औरत और मर्द के दरम्यान में प्यार हो। इसका मानी बहुत बड़ा है, ब्रॉडर है, ठीक है। रोमांटिसिज्म लव फॉर नेचर, यानी कि नेचर से प्यार, लव फॉर एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, यानी कि नेचर पर कोई चीज़ लिखी हो। इस एज में क्या नेचर को ज़्यादा फॉलो किया जाता था। द मेन थीम ऑफ राइटिंग ऑफ रोमांटिक पोएट्स वाज नेचर। जो रोमांटिक पोएट्स का मेन थीम था, जब वो राइटिंग करते थे, कोई पोएट्री लिखते थे, तो वो नेचर को ज़्यादा फॉलो करते थे, नेचर पर चीज़ें लिखते थे। इमोशंस, इमेजिनेशन, फ्रीडम्स आर द मेन फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। के इमोशंस हैं, इंसान की फीलिंग्स हैं, इमेजिनेशन यानी कि ख्याली चीज़ें हैं, फ्रीडम्स आज़ादी है, वो क्या इसके मेन फीचर हैं रोमांटिसिज्म। अभी रोमांटिसिज्म क्यों आया? द रीज़न बिहाइंड रोमांटिसिज्म इज एनलाइटनमेंट एज। रोमांटिसिज्म के आने के पीछे एनलाइटनमेंट एज की वजह से ये आया। अभी एनलाइटनमेंट एज में क्या क्या हुआ था, यानी कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, अमेरिकन इंडिपेंडेंस यानी कि अमेरिका आज़ाद हुआ था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। अभी ये तीनों रेवोल्यूशन किस वजह से आए थे? क्योंकि एनलाइटनमेंट की वजह से ये रेवोल्यूशन आए थे। यानी कि इस एज में जो ये एनलाइटनमेंट एज की, इसमें इमोशंस यानी कम हो गए, इमोशंस नहीं थे। इस एज में इमोशन गायब हो गए थे, जिसकी वजह से ये रेवोल्यूशन आए। तो फिर पोएट्स ने सोचा कि हमें अभी इमोशंस लाने पड़ेंगे, लिटरेचर में इमोशन लाने पड़ेंगे, वो गायब हो गए, हमें उन्हें दोबारा लाने पड़ेगा। इसलिए उनको इंस्पिरेशन मिली कि रोमांटिक पोइट्री लिखने की। जो इन पोइट्स का जो मेन थीम होता है वो होता है नेचर होता है। द रोमांटिक एज बिगन इन 1798। रोमांटिक एज 1798 में शुरू होती है, जब वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज अपने लिरिकल बैलेड्स पब्लिश करवाते हैं, और ये एज एंड होती है 1837 में, जब विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन बनती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1832 है, लेकिन मेरे जो ख्याल है वो है 1837, क्योंकि जब विक्टोरिया उसकी क्वीन बनती है तो उसके बाद विक्टोरिया ने शुरू होती है, तब तक ये चलती है। अब इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। अब इसके आते हैं लिटरेचर ऑफ रोमांटिक एज। अभी सबसे पहले आती है रोमांटिक पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री में क्या है, दो जनरेशन हैं, फर्स्ट जनरेशन पोइट्स और सेकंड जनरेशन पोइट्स। अभी फर्स्ट जनरेशन में 5 पोइट्स आते हैं। रॉबर्ट बर्न्स, जो कि 1759 से 1796 तक, विलियम ब्लेक 1757 से 1827 तक। रॉबर्ट बर्न्स और विलियम ब्लेक को ग्रेवयार्ड पोइट्स भी कहते हैं और प्री रोमांटिक पोइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पोइट्स थे, ये ग्रेवयार्ड पोइट्स ऐसे थे क्योंकि ये
इनलाइटमेंट की ये जो रोमांटिक की एज के आने से पहले ही नेचर पर लिखते थे। यानी कुछ ऐसे पोइट्स हैं जिन्होंने नेचर पर पहले ही लिखना शुरू किया था। उनमें आता है विलियम ब्लेक और रॉबर्ट बर्न्स। इस वजह से इनको प्री रोमांटिक पोइट्स भी कहते थे और ग्रेवयार्ड पोइट्स भी कहते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850 तक, सैमुअल टेलर कॉलेज यानी कि एसटी कॉलेज 1772 से 1834 तक सर टाइम पीरियड है। रॉबर्ट साउथी 1774 से 1843 तक। जो ये लास्ट थ्री है, विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलेज और रॉबर्ट साउथी, दी लास्ट थ्री पोइट्स आल्सो कॉल्ड लेक पोइट्स। इन रोमांटिक पोइट्स को लेक पोइट्स भी कहते थे, क्योंकि ये ऐसी इंग्लैंड के ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर लेक्स हुआ करती थी, यानी कि झीलें हुआ करती थी। अभी रॉबर्ट बर्न्स, ही वॉज द पायनर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। ये क्या रोमांटिक मूवमेंट का पायनर था। एंड आफ्टर हिज डेथ ही बिकेम अ कल्चरल आइकन इन स्कॉटलैंड। और डेथ के बाद ये क्या बहुत इसको फेम मिली है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में इसको फेम नहीं मिली थी, इसको डेथ के बाद इसको बहुत ज़्यादा फेम मिली है। उसके बाद आता है विलियम ब्लेक। ये दोनों ग्रेवयार्ड पोइट्स हैं या प्री रोमांटिक पोइट्स हैं। ये क्या एक पोइट भी हो, विलियम ब्लेक एक पोइट भी था, एक पेंटर भी था। यानी कि ये दोनों था, पोइट भी था, पेंटर भी था। इससे भी क्या है, अपनी लाइफ टाइम में इसे भी फेम नहीं मिली थी, लेकिन इसके मरने के बाद इसकी डेथ के बाद इसको फेम मिली। इसको डेथ के बाद इसको एक रिकॉग्नाइज किया गया एक ग्रेट पोइट के नाम से। इसके फेमस वर्क ये हैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो कि पब्लिश हुआ 1789 में, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कि 1794 में पब्लिश हुआ। दीज टू पोइट्स कॉल्ड ग्रेवयार्ड पोइट्स एंड प्री रोमांटिक पोइट्स। ग्रेवयार्ड पोइट्स भी इनको कहते हैं और प्री रोमांटिक पोइट्स भी कहते हैं, यानी कि रोमांटिक पोइट्स से पहले की पोइट्स। अभी नंबर 3 पर आता है विलियम वर्ड्सवर्थ और नंबर 4 पर आता है सैमुअल टेलर कॉलेज। इन दोनों ने अपना एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश करवाई थी जिसका नाम था 1798 में, जिसका नाम था लिरिकल बैलेड। और इसके पब्लिश होते ही ये एज शुरू हुई थी। इसके पब्लिश होने से ये एज शुरू हुई थी। अभी जो इसमें पोएम थी वो ज़्यादातर क्या है, वर्ड्सवर्थ की इसमें पोएम थी, यानी कि लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टाइटन। ये भी एक पोएम थी जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें लिरिकल बैलेड में कलेक्शन थी। रेजोल्यूशन एंड इंटरप्रिटेंस, द प्रेल्यूड ये एक और था। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर ये पोएम थी जो कि एसटी कॉलेज ने लिखी थी, क्या है, इन द लिरिकल बैलेड्स के अंदर। इसके बाद आता है रॉबर्ट साउथी। क्या है रॉबर्ट साउथी, क्या इस एज में, इस टाइम पीरियड में 30 साल के लिए पोएट laureate भी रहा है, लेकिन इसकी जो फेम थी उसको, इसकी इज़्ज़त को ग्रहण लगाया विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज ने। हिज फेमस वर्क्स आर, और इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट laureate बना है। इसके फेमस वर्क हैं आफ्टर बिलेहन एंड गोल्डी लॉक्स एंड दी थ्री बियर्स। और सेकंड जनरेशन जो रोमांटिक पोइट्स हैं उनकी सेकंड जनरेशन में आता है लॉर्ड बैरन जो कि 1788 में पैदा हुए और 1824 में डाइड हो गए। और पर्सी बाशे शेले यानी कि पीबी शेले 1793 में पैदा हुई और 1835 में इनकी वफ़ात हो गई। जॉन कीट्स ये 1795 में पैदा हुए और 1821 में इनकी डेथ हो गई। इन तीनों चीज़ें में दो चीज़ें कॉमन थी, यानी कि सिमिलर थी। दो चीज़ें इन तीनों में सिमिलर थी। ये तीनों बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम उम्र में मर गए थे, इनकी डेथ हो गई बहुत ही कम उम्र में। और ये तीनों बहुत ही हैंडसम थे, और ये तीनों बहुत ही हैंडसम थे। अभी लॉर्ड बैरन, गोथे ने लॉर्ड बैरन को कहा है कि ये हमारी कंट्री का जीनियस, ग्रेटेस्ट जीनियस ऑफ आवर कंट्री, यानी कि बहुत ज़्यादा जीनियस है हमारी कंट्री का। इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स ये हैं द विजन ऑफ जजमेंट, डॉन जुआन, इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉट रिव्यूअर्स। उसके बाद आता है पीबी शेले। इसने भी सुनकर अपनी ज़िंदगी में फेम हासिल नहीं की। शेले को बाद में इसे भी अपने डेथ के बाद फेम हासिल हुई है।
और ये आइडियल बनी है अगले पोइट्स के लिए, अगली जनरेशन के पोइट्स के लिए, यानी कि जो दूसरी एज में, विक्टोरियन एज में आए थे, मॉडर्न एज में आए थे, जिस तरह रॉबर्ट ब्राउनिंग है, W.B. ईड्स है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर ओजामेंडाइस, ये एक सोनेट है जो इसने 1880 में 1818 में पब्लिश हुई है और ये वर्ल्ड फेमस सोनेट मानी जाती है। ऑफ द वेस्ट वाइंड जो कि 1819 में पब्लिश हुई है। टू अ स्कालार्क ये 1820 में पब्लिश हुए। एडोनेसिस ये एक एलेजी है जो कि जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी थी P.B. शेले ने, ये 1821 में पब्लिश हुई है। उसके बाद आता है जॉन कीट्स, इसने भी सुनकर अपनी डेथ के बाद फेम हासिल की, इज़्ज़त हासिल की है, यानी कि शोहरत हासिल की है। इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स ये हैं ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू अ ग्रेशियन अन एंड टू आटम। अभी ये रोमांटिक पोइट्री यहाँ पर ख़त्म होती है। उसके बाद आता है रोमांटिक नावल, यानी कि रोमांटिक एज का नावल। रोमांटिक नावल में जो सबसे बड़ा नाम आता है नावलिस्ट में, रोमांटिक नावलिस्ट में, वो है जेन ऑस्टन का। हिज वर्क क्रिटिक यू दी नावल्स ऑफ सेंसिबिलिटी। इसकी कामों ने इसने जो नावल लिखे थे, उन्होंने तनकीद की जो नावल ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी में जो नावल लिखे गए थे उन पर तनकीद की गई। इसके इम्पोर्टेंट नावल्स ये हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो कि 1811 में पब्लिश हुआ है। मैंसफील्ड पार्क जो कि 1840 में पब्लिश हुआ है। प्राइड एंड प्रिजुडाइस जो कि 1830 में पब्लिश हुआ है। ईमा जो कि 1815 में पब्लिश हुआ है। जो लास्ट टू नावल्स हैं इनके प्लट्स क्या फंडामेंटली कॉमिक, इनके प्लट्स क्या कॉमिक होते थे, मज़े होते थे, एंड हाईलाइट द इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। और ये क्या है, इनके जो प्लट्स थे वो वुमेन की आज़ादी को हाईलाइट करते थे। इसके बाद आता है वाल्टर स्कॉट, ये क्या हिस्टोरिकल नावल लिखते थे, यानी कि हिस्ट्री पर नावल लिखते थे। इनका फर्स्ट हिस्टोरिकल नावल है वेवर लेले जो कि 1814 में पब्लिश हुआ है। और सेकंड नावल है इवान होय जो कि 1890 में पब्लिश हुआ है। उसके बाद आता है मैरी शेले, शी वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ P.B. शेले, ये P.B. शेले की दूसरी बीवी थी। एंड शी रोट गोथिक नावल, और ये क्या है, गोथिक नावल लिखती थी। हिज इम्पोर्टेंट गोथिक नावल और फ्रैंकेनस्टीन। इसका जो इम्पोर्टेंट गोथिक नावल जो कि इसने इस एज में लिखा है वो है फ्रैंकेनस्टीन जो कि 1818 में पब्लिश हुआ है। इसके बाद आता है प्रोज इन द फॉर्म ऑफ ऐसे, जो प्रोज लिखे गए थे वो क्या ऐसे की फॉर्म में। इसमें दो राइटर्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, विलियम हैज़लिट और चार्ल्स लैम। विलियम हैज़लिट क्या, ये वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का दोस्त था। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्लेस। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा जाना जाता था क्या, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये क्या लिटरेरी क्रिटिक था, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म करता था शेक्सपियर के प्लेस पर। शेक्सपियर के प्लेस पर ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म करता था। उसके बाद आता है चार्ल्स लैम, इसे प्रिंसेस ऑफ इंग्लिश एसेस कहते हैं। चार्ल्स लैम को प्रिंसेस ऑफ इंग्लिश एसेस। हिज फेमस एसेस आर, इसके फेमस एसेस हैं एसेस ऑफ एलिया, इट्स द कलेक्शन ऑफ एसेस, इट फर्स्ट पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म इन 1823। ये पहली दफ़ा बुक के फॉर्म में 1823 में पब्लिश हुआ था। थैंक यू फॉर व्यूइंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।